Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो चलिए समझते हैं अपन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस वीडियो में पूरा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन क्या होता है सर। तो सबसे पहले समझिएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डोनर जो ब्लड डोनेट करता है और रेसिपिएंट जो ब्लड को ग्रहण करता है। कहने का मतलब जो ब्लड डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डोनर, ठीक है, रक्तदाता। और जो ब्लड को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेसिपिएंट, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, रिसीवर, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, रक्तग्राही, ठीक है। और अपन देखते हैं कि जो ब्लड होता है कभी कभी जो है पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जो है होल ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। जिस होल ब्लड कहने का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है संपूर्ण भाग। अब ब्लड में क्या क्या चीजें पाया जाता है सर, तो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्लेटलेट पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। मतलब जिसमें सभी चीजें पाया जाए उसको क्या बोला जाता है जी, तो उसको बोला जाता है क्या, होल ब्लड। ओके है, उसको क्या बोला जाता है, होल ब्लड। तो भैया जैसे जो पेशेंट जो होते हैं एक्सीडेंटल केस हो गया तो सब चीजें गए ना, सब चीजें निकल के जाएगा, मतलब ब्लड बहा, मतलब उसके साथ में आरबीसी भी बहा, प्लाज्मा भी बहा, प्लेटलेट भी गया, तो वो सब पेशेंट को क्या करते हैं अपन लोग, होल ब्लड इशू करते हैं, मतलब उनको होल ब्लड ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और जो अन्य प्रकार के अलग अलग बीमारी वाले जो पेशेंट होते हैं, जैसे किसी को प्लाज्मा का जरूरत है तो किसी को पीआरसी का जरूरत है, पीआरबीसी मतलब पैक रेड सेल है ना, या फिर किसी को प्लेटलेट का जरूरत है, फिर किसी को क्रायोप्रेसिपिटेट का जरूरत है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग उनको जरूरत पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफर किया जाता है। अब अपन समझते हैं क्या कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है सर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मुख्य सिद्धांत, मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है अर्थात डोनर को भी किसी प्रकार का है ना हानि नहीं पहुंचना चाहिए, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और जो रिसीव कर रहा है उसको भी किसी प्रकार का खतरा नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब डोनेट कर रहा है उसको भी किसी प्रकार का है ना कोई भी जोखिम ना हो, और जो उसका ब्लड को रिसीव कर रहा है उसको भी किसी प्रकार का जोखिम ना हो। तो ये होता है इसका क्या, मुख्य प्रिंसिपल। ओके, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर, मतलब डोनर कैसे ऐसे डोनर होंगे जिनको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ब्लड डोनेट करने से पहले प्रोसेस होता है कि आपको पहले स्क्रीनिंग कराना पड़ता है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि वहां पे आपका पूरा है ना फिजिकल मेडिकल हर चीज जांच होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आप आगे चलकर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या उसमें अपन लोग क्या क्या सवाल करते हैं, क्या क्या स्क्रीनिंग होता है। तो सबसे पहले तो सर क्या, एज क्या होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए सर, तो 18 से 60 इयर्स तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर, 18 से 60 वर्ष का आदमी है तो ब्लड डोनेट कर सकता है। देन उसके बाद क्या होना चाहिए सर, उसका वेट, उसका वेट कितना होना चाहिए, तो उसका वेट होना चाहिए सर 45 केजी से अबव, ठीक है, 45 केजी से कितना होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। फिर क्या अपन समझते हैं सर, फिर क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए सर कितना, 12.5 ग्राम परसेंट से ऊपर होना चाहिए, 12.5 ग्राम परसेंट या उससे ऊपर होना चाहिए। अब यहां पे आपका सवाल होगा कि सर मेल और फीमेल में अलग अलग होता है क्या, नहीं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो सबको हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन होता है सर, तो और कंडीशन होता है कि विगत 1 ईयर से, ठीक है, विगत 1 ईयर से याद रखिएगा किसी भी प्रकार का उसको बीमारी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसे बीमारी सर, तो याद रखिएगा कैसा, जैसे HIV, HBsAg, ठीक है, जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, SCV, VDRL, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर क्या चीज सर, फिर अपन देखते हैं कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर
नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, ओके है। फिर क्या देखते हैं अपन, शुगर का पेशेंट नहीं होना चाहिए, मतलब डायबिटिक पेशेंट नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अपन लोग मुख्यतः रूप से इसमें देखते हैं। ठीक है जी। और क्या चीज देखते हैं कि जो डोनेट करने वाला व्यक्ति है वो 1 डेज मतलब 24 घंटे के अंदर में कोई भी प्रकार का एल्कोहल का सेवन ना किया हो। ठीक है, एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके है, ऐसा व्यक्ति है ना, कौन व्यक्ति डोनेट कर सकता है? तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग में क्या देखें कि 18 से 60 वर्ष होना चाहिए उसका आयु। ठीक है, और वजन कितना होना चाहिए? 45 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12.5 ग्राम या 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। विगत 1 वर्ष से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे HIV, HbSCG, SCV, BDRL। ठीक है, जैसे मलेरिया है तो मलेरिया जो होता है 3 मंथ का मानते हैं अपन लोग, 3 मंथ से उसको क्या नहीं होना चाहिए? मलेरिया, है ना, मलेरिया टाइफाइड 3 मंथ। ठीक है, MP विडाल का जो है 3 मंथ तक नहीं रहना चाहिए। फिर क्या अपन लोग देखते हैं सर, इसी में याद रखिएगा, उसको साल भर 1 ईयर्स में, ठीक है, कोई प्रकार का मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। फिर क्या देख सकते हैं इसमें कि 1 ईयर्स तक कोई भी प्रकार का वैक्सीन ना लगा हो। क्या ना लगा हो? वैक्सीन ना लगा हो, याद रखिएगा, वैक्सीन ना लगा हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंस कि उसके बॉडी पर कोई भी प्रकार का टैटू ना किया हो विगत 1 वर्ष से। 1 ईयर मतलब टैटू अगर है तो उसका भी आपको ब्लड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है सर? क्योंकि जो होता है टैटू में, है ना, कि वो जो निडिल को अगर वो न्यू निडिल यूज किया है तब तो ठीक है, अगर न्यू निडिल यूज नहीं किया है दोस्तों तब का कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान के चलिए कोई HIV का पेशेंट है और उस HIV के पेशेंट को उसी निडिल को, है ना, डीप करके आपके जो डोनेट कर रहा है उसको अगर डीप करेगा तो क्या हाल होगा बताइए? मामला गड़बड़ हो जाएगा ना जी, उसको भी HIV हो जाएगा। तो टैटू वैटू का शौक छोड़ो यार, कैरियर बनाओ। और क्या रखा है ना, टैटू बनवा रहे हैं तो पहले आप चेक कर लीजिए भाई साहब कि नया टैटू वो नया निडिल यूज कर रहा है कि नहीं। पहले जो गोदना होता था उस गोदना में तो भैया एक ही निडिल्स पूरा कई लोग को निपटा दिए हैं। अब सोचो भाई, गांव गांव घूम घूम के कर रहे हैं और उस कंडीशन में किसी को HIV हुआ है, ठीक है, या फिर कोई भी वायरल डिसीज हुआ है, उसका जो है ना, उसके में हमने चुभाया किसको? निडिल को। और उसी निडिल को हम राम राम लिखवा दिए, माँ लिखवा दिए, लवली बाई लिखवा दिए, अपनी एक्स का नाम लिखवा दिए, अपने BF का नाम लिखवा दिए, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा दे, कभी दिल बनवा के SK ऐसा लिखवा, तो कुछ भी लिखवा पड़े आदमी, ये नहीं पता कि ये सब कंडीशन हो सकता है। ठीक है, यहां तक ओके है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले पेशेंट आता है, भैया वजन तो चेक करवाना, वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए? वजन मशीन होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे ही स्क्रीनिंग में ही आपको ब्लड शुगर चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, पूरा हिस्ट्री लेना है कि साल भर के अंदर आपको मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड, BP, शुगर तो नहीं है ना, कोई प्रकार का वैक्सीन तो नहीं लिया, 24 घंटे के अंदर आप कोई प्रकार का नशा तो नहीं किए हैं, ठीक है, आप जो है कोई प्रकार का मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। सभी चीजें के बारे में आपको पूछना है डोनर सिलेक्शन के प्रक्रिया में। ओके, एक बार क्या इंसिडेंट हुआ था पता है? एक डोनर आया, ठीक है, बेचारा क्या बोले, ठीक है, उनको बोले भाई साहब आप वजन कीजिए। वजन किया, ठीक है, ठीक, बैठ जाइए। तो वेट मशीन में था, वजन किया, फिर बोले उनको भैया बैठ जाइए, तो वजन मशीन में ही बैठ गया। ऐसे ऐसे बहुत मजा आता है ब्लड बैंक में काम करने में। कभी आप भी कभी जाएंगे तो देखिएगा, एक सेलेक्ट आएंगे पेशेंट के अटेंडर, है ना, मजा आता है। ठीक है, तो ये चीजें ओके है क्या? चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, रिजेक्शन ऑफ डोनर, मतलब डोनर को कैसे रिजेक्ट करें। ठीक है, तो याद रखिएगा डोनर को रिजेक्ट हम किस किस कंडीशन पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर, जो आपको पता होगा एक डोनर होता है जिसका नाम होता है क्या? प्रोफेशनल डोनर। क्या होता है सर? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि डोनर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डोनर के प्रकार, तो डोनर के प्रकार कितने होते हैं तो समझिए। पहला होता है क्या? ठीक है, RD।
क्या होता है सर? आरडी। और एक होता है क्या? वीडी। और एक होता है क्या? पीडी। इसका मतलब क्या होता है सर? आरडी का मतलब होता है सर रिप्लेसमेंट डोनर। रिप्लेसमेंट डोनर हम उसको बोलते हैं जो कि ब्लड के बदले ब्लड लेके जाता है, मतलब अपने मरीज को, है ना, जो कि ब्लड डोनेट किया अपने मरीज के लिए और वहां से ब्लड बैंक से क्या लेके गया? ब्लड लेके गया, तो उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट डोनर। देन सेकंड क्या होता है? वीडी। वीडी का मतलब होता है क्या? वॉलेंट्री डोनर, जो स्वेच्छा से अपना डोनेट करता है ना। हम तो चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपने बर्थडे पर या अपने किसी भी अच्छे कर्म पर डोनेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए? वीडी, वॉलेंट्री डोनर। वॉलेंट्री डोनर जो होता है सबसे बेस्ट डोनर होता है ना, जो कि अपने स्वेच्छा से रक्तदान करता है, किसी का जान बचाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? एक पीडी। पीडी का मतलब होता है सर प्रोफेशनल डोनर। प्रोफेशनल डोनर कहने का मतलब आपको पता ही होगा कि, है ना, 3 मंथ कम से कम चाहिए, है ना, दूसरी बार डोनेट करने के लिए आपको 3 मंथ से ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। पहली बार डोनेट किया तो आप नेक्स्ट कब डोनेट कर सकते हैं? 3 मंथ के बाद। तो ये जो पीडी होता है प्रोफेशनल डोनर, नाम प्रोफेशनल है ना, लेकिन एक खतरा है, ठीक है, खतरा इंसान है, ठीक है। तो प्रोफेशनल डोनर जो होता है, ये जो होता है सर, इस ससुरा हर महीने, हर 15 दिन में डोनेट करते रहता है। इसको बोला जाता है क्या? पीडी, प्रोफेशनल डोनर, जो पैसा के लिए डोनेट करता है। देखे होंगे आप कभी कभी कोई कोई रिक्शा वाले हो गए या फिर कोई कई प्रकार के लोग हैं जिन लोग ब्लड का धंधा करते हैं, उन लोग क्या करते हैं? हर 15 दिन में, हर महीने भर में डोनेट कर देते हैं और होता भी कुछ नहीं है उन लोग को, ठीक है। तो लेकिन वो पेशेंट के लिए वो ब्लड क्या होगा? अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो डोनर है याद रखिएगा, आरडी, वीडी और पीडी, ओके है। तो चलिए अपन देखते हैं क्या कि रिजेक्शन ऑफ डोनर क्या होता है, क्या क्या डोनर का क्या क्या ऐसा कंडीशन होगा कि हम उसको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सर? उसका वजन, है ना, 45 केजी से क्या होगा? उसका वजन कम होगा, तो अपन क्या कर देंगे? है ना, रिजेक्ट करेंगे। देन सेकंड, एचबी जो होता है 12.5 ग्राम से, अगर, है ना, कितना, 12.5 ग्राम से, है ना, कम है तो अपन कर देंगे, ठीक है। 18 वर्ष से अगर कम है और 60 ईयर से क्या है? ज्यादा है, तो भी से आपको उसका ब्लड नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रोटोकॉल के तहत होता है और एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत ये चीजें, है ना, आपको लागू करता है। प्रोटोकॉल इसमें लागू होता है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर इसमें मेंटेन करना होता है। इसमें ऐसे नहीं कि किसी का भी ले लिए, ठीक है। देन अपन क्या देखते हैं कि कोई भी प्रकार का, हमने बोला एचआईवी उसको ना हो, एचबी, एससीजी, हेपेटाइटिस बी ना हो, एससीवी ना हो, वीडीआरएल ना हो, ये सब कंडीशन पर आपको क्या नहीं करना है ना, ब्लड नहीं लेना है। हमने बताया था कि ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट का हमको नहीं लेना है, कोई मेडिसिन ले रहा है तो नहीं लेना है, कोई शराब का सेवन किया है ना, 24 आवर्स में तो नहीं लेना है, जो रात भर क्या किया है? सफर किया है, सफर, ठीक है, ट्रेवल किया है, तो ट्रेवल किया है उनका भी ब्लड आपको नहीं लेना है, ठीक है। कोई वैक्सीन लिया है, वैक्सीन, उनका भी ब्लड आपको नहीं लेना है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसका आपको ब्लड नहीं लेना, मतलब हम अपन रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भाई डोनर जो डोनेट करने आया, कोई डोनर साइको है, मानसिक रूप से विकृत है, तो ऐसे लोगों का डोनर डोनेशन नहीं लेना चाहिए। दूसरा चीज, ऐसे व्यक्ति जो कि कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा अपने आप को, उनका भी आपको डोनेशन नहीं लेना चाहिए, ओके है। उनका डोनेशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि कई बार जो है ना कई प्रकार के रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इसलिए उनका जो है डोनेशन नहीं लेना चाहिए, ओके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका आपको डोनेशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स है, इसको समझिएगा, ठीक है, ओके है ये वाला चीज, ठीक। उसके बाद अपन लोग देखते हैं सर क्या कि टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक, मतलब ब्लड बैंक के कितने प्रकार होते हैं। अब धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं ना, पहले अपन लोग देख लिए कि डोनर सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। देन अपन लोग क्या देख लिए कि टाइप आपका डोनर को रिजेक्शन कैसे करेंगे, है ना। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका पीडी डोनर, बिल्कुल भी नहीं लेना है, पीडी डोनर बिल्कुल भी नहीं लेना है। देन सेकेंडरी ऑप्शन, एक चीज और बता दूं मैं कि अगर कोई महिला है और उनका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, तो नहीं दे सकते, उस टाइम पे डोनेट नहीं करना है। 1 हफ्ता का कम से कम क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए, बंद होने के बाद वो डोनेट कर सकती है, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, और
फिजिकली हर चीज में अच्छे से वो फिट है तो आराम से डोनेट कर सकता है। ठीक है, ओके है इतना। ठीक, अपन लोग टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक में अपन लोग देखते हैं क्या, इसमें जो होता है सर अलग अलग प्रकार के ब्लड बैंक्स होते हैं। चलिए इसका अपन लोग समझते हैं। इसका क्वांटिटी की बात करें तो एक होता है 350 ml वाला, ठीक है, और एक होता है क्या 450 ml वाला। इसको जो है जिनको आराम से होल ब्लड चाहिए उनके लिए 350 ml चाहिए, और जिनको थोड़ा ज्यादा ब्लड चाहिए जिसमें अपन लोग पूरे होल ब्लड से उसको प्लाज्मा अलग करेंगे, मतलब उसको पीआरसी बनाएंगे, तो उसके लिए 450 ज्यादा सही रहता है। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन लोग समझते हैं कि जो 350 ml ब्लड होता है ना, इसमें जो एंटी कोगुलेंट होगा वो 49 ml होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है ना। 49 ml क्या होगा, इसमें एंटी कोगुलेंट होगा, याद रखिएगा। अब एंटी कोगुलेंट क्या होता है सर, जो ब्लड को क्या करता है, क्लॉट होने से बचाता है, उसको एंटी कोगुलेंट्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना ml उसमें एंटी कोगुलेंट होता है 350 ml में, तो सर कितना होता है 49 ml होता है। देन अगर अपन बात करते हैं कि 450 ml में कितना होता है सर, 63 ml क्या होता है इसमें एंटी कोगुलेंट होता है। ठीक है, बाकी आपको ब्लड लेना रहता है। ठीक है, तो 63 और 49 को आपको याद रखना है, याद रहेगा जी, ओके है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक में क्या क्या टाइप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है सर, सीपीडी। क्या होता है, सीपीडी। तो सीपीडी का मतलब क्या होता है सर, सीपीडी का मतलब होता है साइट्रेट फास्फेट, ठीक, डेक्सट्रोज। क्या होता है, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज। ओके है कि नहीं, ठीक है, क्या होता है साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज। फिर क्या होता है सर, एसीडी। क्या होता है एसीडी, ये सब एंटीकोगुलेंट्स है ना, अलग अलग प्रकार बता रहा हूं भाई। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये 450 ml का भी मिल सकता है, 350 ml का भी, आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें करेंगे। बाकी ये याद रखना आपको 49 ml, इधर का 63 ml। सीपीडी का फुल फॉर्म आपको एक लाइन में पूछ सकता है, तो क्या होता है सर, तो साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सर एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। क्या होता है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। क्या होता है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है, फिर अपन क्या देखते हैं यहीं पे, तो होता है सर एक क्या, सीपीडीए। क्या होता है, सीपीडीए। सब चीज बताऊंगा ना, ध्यान से समझते जाएंगे। सीपीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है सर, तो इसका होता है क्या, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। क्या होता है, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। सबका ना आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना है दोस्त। ठीक है, भूलना नहीं है यार। ठीक है, फिर एक जो होता है सर, एक का नाम होता है क्या, सेगम। इसको क्या बोला जाता है, सेगम। क्या बोला जाता है जी, सेगम। तो सेगम का क्या होता है सर, तो सेगम का होता है सर, याद रखिएगा, सेगम का होता है सलाइन एडिनिन, सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मेनिनटॉल। क्या होता है, मेनिनटॉल, मेनिनटॉल। ठीक है, सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मेनिनटॉल। क्या होता है, सलाइन सलाइन एडिनिन ग्लूकोज और मेनिनटॉल। ओके है कि नहीं है, ठीक है, बताइए इतनी चीजें समझ में आई क्या। चलिए बोलिए, तो सीपीडी का साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज, इसका क्या, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है, और सीपीडीए का क्या, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन, और इसका क्या होता है, तो साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। फिर इसका क्या होता है, सेगम का सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मेनिनटॉल। ओके है कि नहीं है इतना। अब यहीं पे आपको देख लेना है कि कौन कौन सा ब्लड बैंक का कितने कितने दिन का उसका
ब्लड लेने के बाद कितने दिन का एक्सपायरी होता है। ठीक है, यहां पे दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से सीपीडी, एसीडी और सीपीडीए इसका कितना दिन का होता है सर? ठीक, कितना दिन का होता है सर? तो याद रखिएगा इसका होता है 35 डेज। कितना होता है? 35 डेज का। ठीक है, 23 से 35 डेज मानते हैं इसको, 23 से 35 डेज तक उसमें ब्लड लेके आप पेशेंट तक आप दे सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हुआ तो उसमें ब्लड जो होता है क्या हो जाता है, प्रिजर्वेशन करने की क्षमता इस एंटीकोगुलेंट की खत्म हो जाती है, मतलब वो ब्लड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देन सेगम की अगर बात करते हैं दोस्त, तो सेगम का कितना होता है सर? तो याद रखिएगा 42 डेज होता है। कितना होता है? 42 डेज। ओके है, इतनी चीजें समझ पाए क्या? हमने बात किया क्या टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक की। इसमें जो होता है 340 ml होता है, 450 ml होता है। ठीक है, 350 ml और 450 ml, जिसमें 49 ml इसमें एंटीकोगुलेंट होता है और 450 ml में 363 ml एंटीकोगुलेंट्स होता है। हमने बात किया सीपीडीए का, साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, जिसका लाइफ कितना दिन का होता है? 23 से 35 दिन ब्लड लेने के बाद। और एसीडी का मतलब होता है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। और क्या होता है? सीपीडीए का होता है साइट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। ठीक है, और सेगम का होता है सर सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मेनिटॉल। ओके है, इसका कितना दिन होता है? तो इसका होता है क्या? 42 दिन होता है। कितना होता है? 42 दिन होता है। इतनी चीजें ओके है क्या? चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या कि ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे अपन लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं। याद रखिएगा, जो ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर को जानने से पहले आपको ये समझना है, जिस रूम में ब्लड को लिया जाता है उस रूम को बोला जाता है फ्लेबोटॉमी रूम। क्या बोला जाता है सर? फ्लेबोटॉमी रूम। और जो टेक्नीशियन उस ब्लड को है ना प्रिक करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्लेबोटॉमिस्ट। क्या बोला जाता है? फ्लेबोटॉमिस्ट। ओके है, तो ब्लड कलेक्शन करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले डोनर को, किसको? डोनर को एक आरामदायक डोनर कोच पर, ठीक है, आजकल बैठाते भी हैं और लिटाते भी हैं। ठीक है, ठीक है, बैठाने वाला तो बैठाइएगा और लिटाने वाला है तो लिटाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं सर? तो है ना, एक आरामदायक चेयर पर या फिर बेड पर डोनर को क्या किया जाता है? लिटाया जाता है। ठीक है, लिटा लिए। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं कि यहां पे ध्यान से समझिए ना। ठीक है, ये देखिए, ए वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इसको, ठीक है, किसकी सहायता से? तो स्प्रिट की सहायता से, पहले स्प्रिट से साफ करेंगे। पहले तो डोनर को बोलेंगे कि आप यहां तक हैंड वॉश करके आइए पूरा, ठीक है, दोनों हाथ को। ठीक है, फिर उसके बाद जो टेक्नीशियन रहेगा वो क्या करेगा? इसको समझते जाइए, लिखने कोई मैटर नहीं है, आप समझ जाएंगे तो सब लिख लेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना है? ठीक है, यहां पे स्प्रिट कॉटन से इसको ऐसे राउंड शेप में ऐसे करते हुए पूरा क्या करना है? क्लीन करना है। ऐसे क्यों करना है? क्योंकि यहां पे अगर जो बैक्टीरिया हो रिमूव हो जाए, क्या होके, ऐसे पूरा एरिया को कवर करके। एक ये, उसके बाद क्या करेंगे? बीटाडीन से फिर से इसको क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, ताकि यहाँ का बैक्टीरिया क्या हो जाए या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ये करने के बाद अपने को अब जो है क्या करना है? तो वेंस का सिलेक्शन करना है। याद रखिएगा, आपको आज वेंस के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, वो ट्रिक तो सेफ ए बे। क्या है? सेफ ए बे। ठीक है, देखिए, सेफ ए बे। ठीक, सेफ ए बे आपको याद रख लेना है, उसके बाद आप कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए, सेफ ए बे। अब मेरे को बताइए, इस जो हाथ में मेरा सबसे, इस मेरे उंगली का सबसे मुखिया कौन होगा? ई होगा ना, अंगूठा होगा ना मुखिया जी, कि ये सब छोटे छोटे भाई लोग होंगे, अंगूठा होगा। तो सेफ है, तो याद रखिएगा, ये जो अंगूठा है, इधर से जो ए वाला वेन होता है, यहाँ पे जो वेन रहता है, ये क्या होता है? सेफेलिक वेन। सेफ से सेफेलिक वेन। ठीक है, अब क्या ए मतलब क्या? बीच में ए है, मतलब जो बीच वाला जो वेन होता है उसको बोला जाता है एंटी मीडियन क्यूबिटल वेन या फिर एंटी क्यूबिटल वेन। ओके है, याद रखिएगा। फिर जो साइड वाला है, जो लिटिल फिंगर वाला है, इसको बोला जाता है क्या? तो इसको बोला जाता है बेसिलिक वेन। क्या बोला जाता है? बेसिलिक। चलो बोलो, ए वाला वेन क्या है? तो ए वाला वेन है सेफेलिक वेन, एंटी क्यूबिटल वेन और ये बेसिलिक वेन। जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ये जो बड़ा चीज है याद रखिएगा, मेरे ट्रिक को याद रखिएगा, सेफ ए पे।
ओके है जी, ओके ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या किए, तो सर क्या किए अपन लोग, सबसे पहले डोनर को आरामदायक डोनर कोच पर बैठा दिए, लिटा दिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ठीक है, उसके वेन वाले स्थान पर, वेन वाले स्थान पर क्लीन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लीन करने के बाद वेन को चेक करेंगे कि किसमें से लेना है। हमको सबसे बेस्ट वेन होता है क्या, एंटी क्यूबिटल वेन, जो कि सेंटर वाला वेन होता है उसको क्या बोला जाता है, एंटी क्यूबिटल वेन। उसी से हमको ब्लड लेना चाहिए। अगर नहीं मिले तब के कंडीशन में हमको, ठीक है, बेसिलिक या फिर सिफिलिक पर जाना चाहिए, ठीक है। तो वेन चेक करेंगे, वेन चेक करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, प्रिक करेंगे, प्रिक कर देंगे सर। प्रिक करने के बाद, ठीक है, उसमें जो है ब्लड आना चालू हो जाएगा। और ब्लड क्या होना चाहिए, मिक्स होते रहना चाहिए। आजकल जो है मिक्स होने के लिए ऑटोमेटिक मशीन रहता है, तो मिक्स होते रहना चाहिए। अगर जो है आप कैंप में गए हैं तो वहां पे मिक्स होने वाला अगर मशीन नहीं है तो आपको हाथ से भी मिक्स करना है, ताकि एंटी कोगुलेंट अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। साथ में आपको डोनर के साथ में, ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, डोनर के साथ में बातचीत करते रहना है। या फिर वहां पे टीवी है तो टीवी की ओर उनका ध्यान को माइग्रेट करना है, या फिर आपको उसका हालचाल जबरन का पूछते रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि डोनर को, आप अगर एक अच्छे लैब टेक्नीशियन है तो आपको मजाक मजाक में कुछ भी बातें पूछते रहना चाहिए, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। फिर टीवी है तो टीवी की ओर, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन के बारे में आगे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब किए, ठीक है, अच्छे से डोनेट कर लिए, ठीक है, जो बैग यूज करना था वो कर लिए। ये सब अपन लोग ऐसे करके इसका प्रोसीजर होता है। ये जो कंप्लीट होने के बाद, डोनेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, डोनेशन कंप्लीट होने के बाद याद रखिएगा इसको जो है कहां भेज देना है, तो रिफ्रेशमेंट रूम में, ठीक है। किस रूम में, रिफ्रेशमेंट रूम में। याद रखिएगा जैसे ही आप ब्लड को निकाले तो डोनर को बोलना है कि सर जी आपको इसको 5 से 10 मिनट तक क्या करके रखना है, फोल्ड करके रखना है हल्के, ठीक है, ताकि जो है ब्लड बाहर ना आ सके। अगर वो कई बार अगर नहीं बताते हैं ना, तो डोनर लोग क्या करते हैं, 2 मिनट के अंदर ही खोल देते हैं और फर फर ऐसे ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तो यार आप समझाओगे तो समझेगा, नहीं समझाओगे कैसे, 5-10 मिनट मुड़वा दो आराम से, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसको लेटे अवस्था में कम से कम 10-15 मिनट डोनेशन के बाद लेटे हुए रहना चाहिए, ठीक है। देन क्या करना है, उसको रिफ्रेशमेंट रूम में लेकर जाना है और रिफ्रेशमेंट रूम में उसको बैठाना है, ठीक है। और उनको जो रिफ्रेशमेंट आप देते हैं, चाहे फ्रूटी देते हो या माजा देते हो, ठीक है, या फिर आप रसगुल्ला दे रहे हैं, जो भी मीठा चीजें दे रहे हो वो चीज, और उनको फिर क्या है, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि ऐसे ऐसे करना। इंस्ट्रक्शन के बारे में हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको करना है। देन अपन अब देखते हैं क्या ब्लड डोनेशन के बाद क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। डोनेशन के बाद क्या क्या रिएक्शन होता है समझिएगा, ठीक है। तो डोनेशन के बाद क्या रिएक्शन होता है सर, तो पहला रिएक्शन होता है सर क्या, एलर्जी। एक किसको होता है, तो याद रखिएगा ये ब्लड रिएक्शन है किसके लिए, फॉर पेशेंट के लिए ना, फॉर पेशेंट। मैं पहले बता रहा हूं क्या, फॉर पेशेंट के लिए, फिर मैं डोनर के लिए भी बता दूंगा। तो एलर्जी होगा, एलर्जी होगा मतलब अगर ब्लड पेशेंट को जैसे ही चढ़ाते हैं ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे उसका पूरा जो है रेडनेस होना चालू हो जाएगा, दाना दाना हो जाता है, जिससे क्या पेशेंट को बहुत ज्यादा एकदम अनकॉन्शियस फील करना चालू हो जाता है। कई बार पेशेंट की जान भी चले जाती है, ठीक है। तो गलत ब्लड नहीं देना है, बहुत सावधानी से देना। तो पहला क्या चीज हो जाता है, एलर्जी हो जाता है किसको, पेशेंट को, ठीक है। देन क्या हो सकता है सर, देन क्या हो सकता है, दूसरा चीज कि ब्लड रिएक्शन हो सकता है। ब्लड का क्या हो सकता है, रिएक्शन। कब ब्लड का रिएक्शन होगा, अगर जब आपका ब्लड सही नहीं है, मतलब दूसरा ग्रुप के पेशेंट को दूसरा ग्रुप का ब्लड दे दिए तो ब्लड रिएक्शन हो सकता है। देन थर्ड चीज क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन हो सकता है। अब ये क्या होता है ऑटो इम्यून रिएक्शन, कई बार जो है आपका ब्लड तो सही है, लेकिन जो है खुद जो पेशेंट का ब्लड है उसमें कई प्रकार के उसके ब्लड में एंटीबॉडीज आ चुके हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करना चालू कर देता है, अपने ही ब्लड को नहीं पहचान पाता, अपने ही आरबीसी को नहीं पहचान पाता, अपने ही सेल को नहीं पहचान पाता, और ये ब्लड जैसे जाता है उसको अपना है करके नहीं समझ पाता, और क्या कर देता है, वो अपने ही ब्लड को मारना चालू कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज होने का चांसेस रहता है, ये रिएक्शन हो सकता है। देन क्या हो सकता है, तो हेमोलाइटिक,
हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकता है। हेमोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है सर? तो याद रखिएगा, हेमोलाइटिक रिएक्शन मतलब जैसे ही ब्लड चढ़ा रहे हैं, दूसरे ग्रुप का चला गया, कुछ रीजन से उसके ब्लड में कुछ समस्या रहा होगी, तो जैसे ही जाता है ब्लड जो है आरबीसी टूटने लगता है, और ब्लड का आरबीसी टूटने लगेगा मतलब सामने वाले पेशेंट का हालत खराब, और हालत खराब मतलब पेशेंट बचेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन को बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत होती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या डोनर का रिएक्शन क्या क्या होता है। डोनर रिएक्शन में सर क्या क्या हो सकता है? तो पहला चीज क्या, डोनर को चक्कर आ सकता है। क्या आ सकता है? चक्कर आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? डोनर को उल्टी हो सकता है, मतलब वोमिटिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? डोनर को चक्कर आ सकता है, डोनर को उल्टी हो सकता है, डोनर को कमजोरी महसूस हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकता है। फिर क्या क्या रिएक्शन हो सकता है? तो डोनर को हेमोटोमा, हीमोटोमा हो सकता है। क्या हो सकता है? हीमोटोमा। अभी चक्कर कैसे आएगा? ब्लड दिया है ना उसको, कई लोगों को ब्लड एलर्जी होता है तो इसके कारण चक्कर आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है? तो ब्लड को जो ब्लड डोनर है उसको सीधा फ्लेट लेटा देना है और उसके पैर को उठा के रख देना है, थोड़ी देर में उसको सब कुछ सही होने लगेगा। ठीक है। दूसरा चीज वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग अगर हो रहा है तो उसको आप मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑन्डेस्टिरॉन का मेडिसिन होता है वो सब दे सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी इमरजेंसी मेडिसिन होती है। देन कमजोरी अगर लग रहा है तो आपको फ्रूट्स वगैरह तो देना है, फ्रूट्स या फिर जूस ये सब चीजें देना है। ठीक है, और उनको सलाह देना है कि भैया आपको अच्छे से पानी पीना है लगातार। ठीक है, फिर क्या हेमोटोमा, हेमोटोमा हो सकता है सर। हेमोटोमा क्या होता है? जब आप ब्लड डोनर का है ना प्रिक करते हैं, तो प्रिक करते टाइम कई बार क्या हो जाता है, वेन्स पर ना जाकर वो किस पर, टिश्यू पर चले जाता है, और टिश्यू पर चले जाता है, यहाँ पे सूजन हो जाता है, आप देखते होंगे पूरा सूजन हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाता है, पूरा ब्लैक 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 पड़ जाता है। जिस कंडीशन में, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेमोटोमा। तो उसके लिए है ना आपको क्या एडवाइस करना चाहिए? ठीक है, तो कुछ वहां पे ऑइंटमेंट डॉक्टर से पूछ के आपको एडवाइस करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या? हेमोटोमा। उससे पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा सूजन हो जाता है। ठीक है जी, इतनी चीजें ओके है क्या? ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या कि इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड डोनर, मतलब ब्लड डोनर को ब्लड डोनेट करने के बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है। तो सबसे पहले तो क्या देना है सर? तो याद रखिएगा, उनको बोलना है कि कोई भी हेवी वर्क नहीं करना है, हेवी वर्क नहीं करना है। हेवी वर्क, हेवी वर्क मतलब ज्यादा वजन वाला चीज नहीं उठाना है। ठीक है, जिम नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है, देन कुछ भी जो सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज। फिर क्या बोलना है कि लगातार खूब पानी पीना है, लगातार पानी पीना है। ठीक है, लिक्विड पदार्थ लेना है, जूस पियो, पानी पियो, दारू नहीं भाई, दारू वारू नहीं पीना है यार। ठीक है, अल्कोहल पीने के लिए मना करना है भाई। ठीक है, ऐसे नहीं कि दारू पियो बोल दो। ठीक है, फ्लो फ्लो में है ना, भावना निकल जाता है, क्या करो। ठीक है, लगातार पानी पीना है। ठीक है, लिक्विड जो भी लेना है वो सब ले सकते हैं। देन क्या कर सकते हैं सर कि 2 आवर्स तक, 2 घंटे तक कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है। 2 घंटे तक नशा नहीं करना है। कई लोग क्या रहते हैं, अरे हमको कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, और बाहर निकले और क्या करने लगते हैं, ठीक, और ऐसे करते करते बाहर से गिर जाते हैं। लो भैया, हम ऐसे तगड़ा आदमी, हमको क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अरे हमने देखा है भैया कि तुम्हारे जो तगड़ा आदमी जो है, ठीक है, नशा किए भैया ब्लड में समाहित हो जाता है निकोटीन। ठीक है, अच्छा अच्छा कम है ना, हालत खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सब नशा वगैरह नहीं करना है। ठीक है, देन क्या, सफर सेम डे नहीं करना है। ठीक है, बाकी 24 घंटे के बाद आप सभी प्रकार की दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं सर, सवाल करते हैं कि भैया है ना, खट्टा खा सकते हैं, खाओ दबा के, जितना खाना खा सकते हो, मीठा खा सकते हो, खाओ, है ना, जो खाना हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं खाने पीने से। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि सर
ब्लड डोनेट करने से मैं मेरा शरीर में खून की कमी तो नहीं होता भैया। जितना शरीर आपके शरीर से ब्लड निकलता है उतना को रिकवर करने में 24 आवर से 72 घंटे में वो रिकवर कर लेता है। बस आपको कंटिन्यू क्या लेना है, लिक्विड लेना है, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, ज्यादा हैवी वर्क नहीं करना है। ओके है, इतना चीजें ठीक है। एक मिथ्या है कि लोगों को ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके शरीर में, ठीक है, जो ब्लड बनता है, जो आरबीसी है, उसका लाइफ साइकिल होता है 90 से 120 दिन। आप डोनेट करो या मत करो यार, वो तो नष्ट होना ही है ना। तो इससे अच्छा किसी के ब्लड में, है ना, किसी के शरीर में वो ब्लड जा रहा है, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है, इतना ओके है। चलिए उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। तो ब्लड कंपोनेंट सबसे पहले किसको बोला जाता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है सर कि पहला चीज होता है क्या, होल ब्लड, मतलब ब्लड का समूह को बोला जाता है कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे ब्लड बैंक में कई प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो याद रखना है आपको, क्या, होल ब्लड, फिर क्या होता है, एक होता है पीआरसी, सबको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या होता है, एफएफपी, फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स, फिर क्या होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक, इतनी चीजें होती है सर। होल ब्लड क्या होता है सर, मतलब जो आप ब्लड सीधा निकाल दिए सबसे पहले, उसको बोला जाता है सर होल ब्लड। उसको क्या बोला जाता है, होल ब्लड, जिसमें सब कुछ मिक्स हो, पीआरसी हो, एफएफपी हो, प्लेटलेट क्रायो हो, सब कुछ जो हो, उसको क्या बोला जाता है, होल ब्लड बोला जाता है। इस होल ब्लड के लिए बीबीआर होता है, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। इसको 1 से 6 डिग्री, 1 से 6 काहे बोले यार, 1 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, कितना, 1 से 8 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। 1 से 8 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कब तक रख सकते हैं, हमने बताया था आपको 21 से 35 दिन, 21 से 35 डेज तक इसको ब्लड निकलने के बाद आप रख सकते हैं। ओके है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं, ठीक है, यहीं पे ब्लड बैंक की बात है ना, सीपीडी एसीडी अगर कुछ है तो, सेगम है तो हमने बता दिया है कि, है ना, वो 42 दिन तक उसका प्रिजर्वेशन टाइम होता है। देन पीआरसी की बात करते हैं। पीआरसी का मतलब होता है क्या, पैक रेड सेल। क्या होता है, पैक रेड सेल, इसको पीआरबीसी भी बोलते हैं, पैक रेड ब्लड सेल, ठीक है, ऐसा, ठीक है। पीआरसी, पीआरसी को सर, पीआरसी का मतलब क्या होता है, होल ब्लड से निकलता है, ठीक है। ये मान के चलिए होल ब्लड है, इसमें पूरा ब्लड है, इसको अपन लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज बड़ा बड़ा रहता है इसमें सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, उसको जो है जब, तो जो आरबीसी वाला भाग है नीचे बैठ जाएगा इधर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आरबीसी कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा, और प्लाज्मा कहाँ रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लाज्मा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पीआरसी। तो ये वाला भाग क्या होता है, पीआरसी होता है। इसको भी 1 से 8 डिग्री सेल्सियस पर आपको प्रिजर्व कर सकते हैं 21 से 35 दिन, इसका भी होता है। और अगर सेगम है तो 42 दिन तक आप कर सकते हैं। ओके है, इतना। फिर प्लाज्मा क्या होता है सर, प्लाज्मा मतलब ये जो है इसमें से अलग करके जो निकला, उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। अब जो प्लाज्मा जो होता है, याद रखिएगा, इसके लिए -80 डिग्री सेल्सियस पर इसको प्रिजर्व करते हैं। कितना डिग्री में, -80 डिग्री ना, माइनस बोल रहा हूं, -80 डिग्री से -40 तक इसका क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, डीप फ्रीजर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो -80 डिग्री, इसको कितना दिन तक, तो 1 ईयर्स तक इसको प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं। कितना दिन तक, 1 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देन क्या होता है, ये जो प्लाज्मा है, इसमें केवल प्लाज्मा नहीं है, इसमें प्लेटलेट होता है। जब प्लाज्मा को घुमाया जाता है ना, तो क्या होता है कि इसका जो प्लाज्मा वाला भाग है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, बाहर, मतलब ऊपर आ जाता है, और नीचे जो है सेल्स है, क्योंकि प्लेटलेट्स कहां बढ़ जाता है, नीचे में बढ़ जाता है, ठीक है। प्लेटलेट कहां बढ़ जाता है, नीचे में बढ़ जाता है। जब नीचे में बढ़ जाता है तो इसका जो ऊपर वाला भाग है, प्लाज्मा वाला भाग, बाहर कर देते हैं, प्लाज्मा बन जाता है, और नीचे वाला भाग क्या बन जाता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का सर कितना होता है, याद रखिएगा, तो इसका जो होता है कितना दिन, 5 डेज होता है। कितना डेज होता है, तो सर इसका कितना डेज होता है, तो 5 डेज होता है। इसको कितना डिग्री पर प्रिजर्व करके रखते हैं, तो याद रखिएगा 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर। इसके लिए एक एजिटेटर आता है, ऐसे 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 हिलते रहते हैं, जग 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 करके, ठीक है। 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है, 5 दिन का होता है, ठीक है।
ओके है, 5 दिन बाद खत्म, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है? क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है ऐसा ही होता है, प्लाज्मा टाइप का, इसको भी थॉ करके रखा जाता है, जमा के रखा जाता है, ठीक है। ये भी -80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। देन क्या होता है सर, इसका भी जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर्स का होता है, क्योंकि प्लाज्मा से ही तो बनाते हैं ना, तो 1 ईयर्स का इसका भी टाइम पीरियड होता है। ओके है इतना चीजें। अब इसमें अपन लोग समझ लेते हैं कि इसका क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी याद रखिएगा कि इसका जो होता है 350 ml तो होता ही है, या फिर 450 ml, ठीक है। इसका भी 350 ml या फिर 450 ml। देन एफएफपी का कितना होता है याद रखिएगा, एफएफपी जो है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, बट जो है ना 150 से 200 ml का एफएफपी बनता है, ठीक है। और अपन प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट कितना का बनता है सर, 60 ml का प्लेटलेट बनता है, 60 से 80 ml 100 ml तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका भी सेम क्या, 150 ml से 200 ml तक बना सकते हैं। बाकी जो है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आजकल जो है सब ज्यादा बना रहे हैं, बैग ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें जो है ब्लड बैंक से रिलेटेड हर चीजें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड हर चीजें आपको ओके हुआ होगा, ठीक है। अगर ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए।